I hope you all are fine staying at home. So today we are going to start chapter number 3 in economics, that is money and credit. अब इसको मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो मनी मीन्स कह सकता हूं मैं कैश एंड क्रेडिट मीन्स आई कैन से इट्स लोन. Now this chapter is divided into 4 concepts, 4 to 5 concepts. So today we will be dealing with 2 concepts. So let us begin concept number 1, that is modern forms of money. अभी ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में कुछ मैंने कीवर्ड्स बनाया है आप लोगों के लिए, जो आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बहुत यूजफुल रहेगा आपको. देखो, सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है करेंसी नोट्स. Currency notes. Now you all know currency notes, that is issued by RBI, Reserve Bank of India. Then coins, you can see here coins. Coins is also a modern form of money. Then checks. Checks also it is a modern form of money. Then demand draft. Now see here the next point, that is rupee. You know, rupee nowadays is widely accepted as a medium of exchange. Yes, मैं इसका डिफ्रेंशिएट क्रिएट करूंगा आप लोगों को बाद में. अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं कि रुपी जो है वो वाइडली एक्सेप्ट होता है आजकल के ज़माने में फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी चीज़ परचेस करनी है तो आप रुपी के थ्रू उसको परचेस कर सकते हो. इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप देख सकते हो. अब ये रुपी जो है ये सिर्फ आरबीआई इशू कर सकता है. जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखो करेंसी नोट्स, उनको सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है. इसीलिए आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल द बैंक्स. यस, आरबीआई इज कॉल्ड द रेगुलेटरी बॉडी. व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडी? बिकॉज इट रेगुलेट्स all the bank, it governs all the banks. That is why it is called regulatory body. RBI is also called the banker of all the banks. Now next point you can see, rupee is legalized. See this word legalized. Now what does it mean? Legalized means what? Nobody is having the authority to issue rupee except RBI. मैं अगर चाहूँ कि भाई रुपी बना दूँ, आप चाहो कि आप रुपी बनाना स्टार्ट कर दो, तो आप नहीं बना सकते हो. ये लीगलाइज्ड है और इस पे सिर्फ किसका राइट्स है? आरबीआई का राइट्स है. अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको लीगलाइज्ड का देना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई ने 2000 का नोट्स अगर इशू किया, या आज अगर मान लो कि आरबीआई ने 300 का नोट्स इशू किया, चलो 300 का नोट्स नहीं है, आरबीआई ने 300 का नोट्स इशू किया, तो उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स. यस, इट कांट बी रिफ्यूज्ड. आरबीआई के द्वारा जो नोट्स इशू किए जाते हैं उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है. इट कांट बी रिफ्यूज्ड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीगलाइज्ड. एंड देन यू नो दैट इट इज ऑथोराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सो ऑल नोट्स यू नो दैट इज ऑथोराइज्ड बाय Indian government, because RBI is also the part of Indian government. So here this is modern forms of money. ये तो हो गया आज के ज़माने में हम क्या करते हैं. मनी जो है वो लीगलाइज्ड है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो सारे ट्रांजेक्शन से डील करता है और ये सबसे बड़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. अब हम चलते हैं 150 ईयर्स बैक. 150 ईयर्स बैक में जब मनी नहीं था, जब करेंसी नोट्स नहीं थे, या 150 ईयर्स बैक से भी पहले की बात हो सकती है, तो जब करेंसी नोट्स नहीं था, जब कॉइन्स नहीं था, जब चेक्स नहीं थे, जब आरबीआई भी नहीं था, उस दरमियान उस टाइम लोग किस तरीके से अपनी लेन देन करते थे, उस दरमियान लोगों का ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से होता था, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल की जाती थी. यस चिल्ड्रेन, तो उस टाइम था बार्टर सिस्टम. यस, सी हियर, बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम. अब ये बार्टर सिस्टम को अगर मैं स्वीटेस्ट लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स. यस, सी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स.
अब ये कैसे होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मुझे मेरा कूलर बेचना है, तो सामने वाले को मेरा कूलर खरीदना होगा। मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा जो मेरा कूलर ले सके। अब मुझे मेरा कूलर बेचना है, सामने वाले को कूलर खरीदना है। अब मेरे कूलर के बदले मुझे एसी लेना है और सामने वाले को एसी बेचना है। अब ये चार चीज़ें अगर इन्वॉल्व होंगी तभी बार्टर सिस्टम में लोग डील कर पाते थे। आज के जैसा नहीं है कि पैसा है आपके पास तो आप जो चाहो खरीद लो, कूलर खरीद लो, एसी खरीद लो, रेफ्रिजरेटर खरीद लो। आपको जो चाहिए आप उसका अमाउंट पे करो और आप खरीद लो। ये आज के ज़माने में है, लेकिन पहले के ज़माने में जब बार्टर सिस्टम का प्रिवलेंस था तो उस दरमियान लोगों को क्या प्रॉब्लम होती थी। आपको मैंने एसी और कूलर का एग्जाम्पल दिया। अब ये तो हो गया मेरा एग्जाम्पल जो मैंने आपका बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दिया। सो बार्टर सिस्टम वॉज हैविंग अ ह्यूज लिमिटेशन। यस, इट वॉज हैविंग अ ह्यूज लिमिटेशन। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, एक तरह से ड्रॉबैक्स है ना। तो बार्टर सिस्टम का बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस था। और ये पहला लिमिटेशंस आपको याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स का, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इस वर्ड को समझना पड़ेगा हमें, बार्टर सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डबल का मतलब तो आपको पता ही है, ये बाद में समझाता हूँ। कोइंसिडेंस क्या होता है, कोइंसिडेंस का मतलब भी डबल होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। कोइंसिडेंस जो होता है ना, इसका मतलब भी डबल ही होता है, ये भी डबल ही है। आपने सुना होगा कोई बोलता है वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसका मतलब क्या हुआ, डबल। यहाँ मैंने अब यहाँ डबल और यहाँ पे डबल, यानी 2 इंटू 2, तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में आपको क्या दिया, मुझे मेरा कूलर बेचना है, सामने वाले को कूलर खरीदना है, उसको अपनी एसी बेचनी है, मुझे एसी लेनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 ट्रांजेक्शन्स हुआ। तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज तभी पॉसिबल था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो बार्टर सिस्टम का बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या था कि इट नीडेड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एंड वेयरएवर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्टेड देन ओनली द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस अंडर बार्टर सिस्टम। अब आप समझो, ये मनी जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। अभी ये जो मनी है, करेंसी नोट्स है, रुपी है, ये आज के इस मतलब आज के ज़माने में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है। लेकिन पहले के टाइम में ये चीज़ें नहीं था। जब बार्टर सिस्टम में लोग ट्रांजेक्शन करते थे या जब बार्टर सिस्टम में लोगों का लेन देन चलता रहता था, ये पहला इसका ड्रॉबैक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अच्छा, दूसरी चीज देखो क्या इंपॉर्टेंट है ये, दूसरी चीज देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज बोथ पार्टी। अब ये देखो, एग्रीज मीन्स इफ बोथ पार्टी एग्रीज, है ना, अगर दोनों पार्टी एग्री करेगी तभी बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। सीधी सी बात है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर उसमें से एक भी पार्टी, जैसे मुझे तो मेरा कूलर बेचना है, सामने वाले को कूलर खरीदना है, मुझे एसी खरीदना है, लेकिन सामने वाले के पास एसी ही नहीं है, तो क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हुआ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देखो, एग्रीइंग ऑफ बोथ पार्टी, यस, दोनों पार्टी अगर एग्री करेगी तभी बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शंस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, वेरिंग प्राइसेस। यस, वेरिंग प्राइसेस क्या है स्टूडेंट्स, वेरिंग प्राइसेस क्या है कि प्राइस वेरी कर रहा है। जैसे मान लो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया, मुझे अपना कूलर बेचना है, सामने वाले को कूलर खरीदना है, उसको अपना एसी बेचना है, मुझे एसी खरीदना है, लेकिन एसी और कूलर का प्राइस भी तो वेरी करता है। आज कूलर का प्राइस 10,000 होगा, एसी का प्राइस 40,000 होगा, तो 4 टाइम्स का डिफरेंस है।
लेकिन इसके बाद भी लोग बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शंस कर लेते थे। क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को फुलफिल करना बार्टर सिस्टम के दरमियान बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था लोगों के लिए। बहुत मुश्किल से ऐसा कोई कस्टमर या ऐसा कोई पर्सन मिलता था जहाँ पे 4 चीज़ें, है ना, डबल कोइंसिडेंस, जहाँ पे 4 चीज़ें फुलफिल होती थी। इसीलिए लोग प्राइस को नहीं देखते थे, बल्कि अपने रिक्वायरमेंट्स को फर्निश करने के लिए लोग क्या करते थे, ट्रांजैक्शंस को डन कर देते थे। तो ये था पहले के टाइम में लोगों का जो है वो मतलब ये भी ओल्डन फॉर्म्स ऑफ मनी हम कह सकते हैं, क्योंकि ओल्डन फॉर्म्स में, ओल्डन एज में लोग इस तरीके से ट्रांजैक्शंस करते थे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से फुलफिल होता था। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो क्लियर होता है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक। आप देख सकते हो दूसरा टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 2। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 2, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो क्या है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। यस, बैंक में लोन एक्टिविटीज जो है वो कैसे चलता रहता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है। अब बैंक्स के अंदर हम जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, और अकाउंट ओपन करवाने के बाद व्हाट डू, वी जस्ट डिपॉजिट आवर सेविंग्स इन द बैंक। Okay, so common people prefer to have the savings in the bank. Now what bank does with our savings? For example, हम SBI का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो SBI में मान लो पूरे इंडिया में पूरे साल में जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका 15%, या सी हियर 15% जो है वो बैंक क्या करती है, अपने पास रखती है, और रिमेनिंग 85% जो अमाउंट है वो क्या करती है, उसको लोन के फॉर्म में यूज करती है। यस, लार्जर पोर्शन लोन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी जो रिमेनिंग 85% है उसको वो किस फॉर्म में यूज करती है, लोन के फॉर्म में और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। लेकिन ज़्यादा अमाउंट 85% में से ज़्यादा पोर्शन जो है वो बैंक लोन के लिए यूज करती है, मतलब लोगों को लोन देती है। क्यों लोन देती है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपको पता है कि 85% में बैंक यूज करती है लोन देने के लिए, और कुछ पैसे उनमें से इन्वेस्ट भी करती है बाहर के मार्केट्स में, है ना। अब आप देखो कि जब हमें बैंक लोन देती है, व्हेन बैंक गिव्स अस लोन, यू नो, देन बैंक बिकम्स लेंडर। यस, याद रखना ये इकोनॉमिक्स में टर्म है ये लेंडर, LENDER, लेंडर। और जब जो पैसा हम लोग लेते हैं बैंक से उसको हम लोग बोलते हैं, हमें कहा जाता है बोरोवर। हमने पैसा लिया बैंक से तो हमें कहा जाएगा बोरोवर, यानी हम बोरोवर हैं और बैंक लेंडर है। तो याद रखना, वेन एवर बैंक लेंड्स लोन टू द बोरोवर देन इट चार्जेस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, जब बैंक हमें लोन देती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखती है, और जो पैसा हम बैंक में डालते हैं, जब हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो या सेविंग हो, जो भी हो, तो उसमें जो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है, कम होता है। तो बैंक जब व्हेन बैंक लेंड्स मनी टू अस देन इट चार्जेस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, and when we deposit our money in the bank then the bank gives us low rate of interest। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि बैंक अगर हमें लोन देती है तो 8% चार्ज करती है, और हम पैसे जमा करते हैं बैंक में तो वो 6% हमें इंटरेस्ट देती है। तो 8% माइनस 6% कितना हुआ, 2%। अब इस 2% से जो बैंक है वो क्या करती है, अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करती है। यस, जैसे उसका प्रीमाइसेस रेंट हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को देती है, ये सारे जो उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं बैंक के, वो इसके डिफरेंस से ही उसका ये सारा सेटलमेंट हो जाता है। आप देखो, उसी से ये सेटलमेंट हो जाता है पूरा का पूरा।
और इसमें बैंक का प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। ये 2%, हमारे पैसों से ही बैंक 2% कमा रही है। आप देखो, बैंक का कुछ भी अपना नहीं है, बैंक हमारे पैसों को ही रोटेट करती है, हमारे पैसों से ही वो पैसा बनाती है और फिर हमें भी देती है और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, सारे अपने एक्सपेंस को मैनेज करती है और उसका प्रॉफिट भी मार्जिन होता है, और ये 2% में सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है कि डिपॉजिट्स इक्वल टू रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, यानी हम जो भी पैसे डालते हैं बैंक्स में, उसी पैसों को बैंक जो है वो लोन के रिक्वायरमेंट को फर्निश करती है। मीन्स जितने भी हम पैसे डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 15% बैंक्स अपने पास रख लेती है। ये 15% क्यों रखती है? मान लो कोई चला गया, आज पैसे डाला, 2 दिन बाद चला गया पैसे निकालने के लिए, तो उसको बैंक ये तो नहीं बोलेगी ना कि भाई आप नहीं निकालो पैसे, हमने इन्वेस्ट कर दिया है या हमने लोन दे दिया है। बैंक को अपने पास अमाउंट रखना पड़ेगा और वो 15% अमाउंट से ही लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, और बाकी 85% जो अमाउंट होता है उसको लोन के फॉर्म में यूज़ करती है और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी यूज़ करती है, लेकिन ज़्यादातर लोन के फॉर्म में यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि लोन जो है वो बैंक के लिए सबसे सेफ माना जाता है, और बैंक को ये पूरा रहता है कि कंडीशन रहता है कि बैंक का जो लोन अमाउंट है वो कहीं डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंक जो है जब लोन देती है तो उसके बदले में हमसे वो कोलैटरल लेती है। कोलैटरल, COLLATERAL, कोलैटरल। कोलैटरल यानी क्या होता है? कोई चीज़ हमसे गिरवी लेती है। तो ये कोलैटरल का जो कॉन्सेप्ट है, बैंक किस तरीके से कोलैटरल लेती है, किस तरीके से चीज़ों को गिरवी रखती है, क्या प्रोसेस है, वो है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो हम 3rd वीडियोज़ में सीखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया है। मैं इसका फ़ोटो भी क्लिक करके, ये नोट्स का शॉर्ट नोट्स है, इसका फ़ोटो भी क्लिक करके आपको भेज दूंगा दोनों पेज का। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे।